अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिस्टैक्सिस, नक्सीर का फूटना। ये नक्सीर हमारे एक नथने से भी हो सकती है और हमारे दोनों नथनों से भी फूट सकती है। एक आम कंडीशन है और ज़िंदगी में हर शख्स एक बार लाजमी इससे दो चार होता है। आमतौर पर ये मर्ज़ बच्चों में पाया जाता है या उन लोगों में पाया जाता है जो 50 क्रॉस कर जाते हैं। वैसे तो ये जो मर्ज़ है या ये जो कंडीशन है इसका कोई भी शिकार हो सकता है, उसमें कोई हम मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा कंडीशन पाई जाती है वो बच्चों में जो 2 से लेकर 10 साल की उम्र तक हैं, और वो बड़े जो 50 से 80 के दरमियान हैं, उनमें ये नक्सीर फूटना जो है आम पाया जाता है। होता क्या है कि हमारे नाक के अंदर जो हमारी वेजल्स का नेटवर्क फैला हुआ है, जो आर्टरीज़ हैं हमारी, वो अगर किसी वजह से रप्चर करती हैं तो हमारे नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है। आम तौर पर नाक में से एक साइड से खून बहता है, और बाज़ औक़ात जो इसकी आगे चल के टाइप्स हैं मैं उसमें आपको बताती हूँ। फिर ये होता है कि उस टाइप में हमारे दोनों नथनों से नक्सीर फूटती है। एक इसकी टाइप है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नाक का पर्दा है, यानी हमारी जो कड़ी हड्डी है, हमारी जो नाक के अंदर लाइनिंग बनी है म्यूकोज़ा की, उसके अंदर ब्लड वेजल्स का जाल बिछा हुआ है। जब ब्लड वेजल्स रप्चर करती हैं तो उस सूरत में फिर नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में ये होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ एक नॉस्ट्रल से होती है, और आम तौर पर लोग जो हैं इसी एंटीरियर एपिस्टैक्सिस का शिकार होते हैं, यानी ये आम कंडीशन है जो लोगों में पाई जाती है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है। इसमें ये क्या होता है कि हमारे पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो हमारी नेज़ल कैविटी है, नाक का जो हमारा पोस्टीरियर हिस्सा है, वहाँ पर भी ब्लड वेसल का जाल बिछा हुआ है। जब वहाँ से रप्चर होता है तो फिर जो है वो नक्सीर की सूरत हमारे सामने आता है। लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर में फ़र्क क्या है कि एंटीरियर में जो ब्लीडिंग है वो एक नॉस्ट्रल से होती है, और पोस्टीरियर में क्या है कि ब्लीडिंग जो है वो हमारे दोनों जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ से होती है। कॉमन टाइप तो वही है जो एंटीरियर वाली है, और उसमें हमें मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम घर में ही इसको टोटके मुख्तलिफ हैं इख्तियार कर रोक सकते हैं। जैसे कि प्लग कर दिया जाता है नाक को, नाक की टिप को जो है वो पिंच कर दिया जाता है, या पेशेंट के सर के ऊपर पानी डाला जाता है या कमर के ऊपर पानी डाला जाता है, पेशेंट को लटा दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इख्तियार कर हम ये जो कॉमन वाली नक्सीर है जिसको एंटीरियर एपिस्टैक्सिस कहते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो नेज़ल कैविटी में से ब्लड वेजल्स हमारी रप्चर करती है और फिर नक्सीर फूटती है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। या उस सूरत में जब ये एंटीरियर एपिस्टैक्सिस भी अगर रिकरेंट हो, यानी बार बार नक्सीर फूटे, थोड़ी सी चोट लगी और नक्सीर फूट गई, बच्चे का सर किसी चीज़ के साथ लगा तो नक्सीर फूट गई, किसी ने उसको धक्का दे दिया नक्सीर फूट गई, नाक सुनका तो नक्सीर फूट गई, तो फिर उस सूरत में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिसिन के ज़रिए हम इस मर्ज़ को काबू करते हैं। इस मर्ज़ के होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें एक तो बेसिक वजह ये है, जो लोग आम तौर पर अपने नाक में उंगली मारते रहते हैं, यानी पिकिंग द नोज़ करते रहते हैं, नाक को छीलते रहते हैं, तो उस सूरत में भी जो नक्सीर है वो फूट पड़ती है। अगर नाक की जो कड़ी हड्डी है हमारी सेप्टम जो है वो टेढ़ा है, या हमें चेहरे के ऊपर कोई चोट लगी, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गए जैसे क्रोनिक साइनसाइटिस है या रेनाइटिस है, उस सूरत में भी नक्सीर फूट सकती है। स्मोकिंग एक रोल प्ले करती है नक्सीर फूटने के हवाले से। फिर जो लोग कोकीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें नक्सीर फूटना बहुत आम पाया जाता है। कोकीन क्या है? बेसिकली हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इरिटेशन पैदा करती है, इस वजह से जो है फिर नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, जिनको दिल के अमराज हैं या हीमोफीलिया है,
जो लोग कसरत के साथ शराब नोशी करते हैं उनमें भी नक्सीर फूटने का रुझान पाया जाता है। हमारा माहौल जो है ये भी एक रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट हो उस सूरत में भी नक्सीर फूट जाती है। फिर अगर मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ हो जाएं उस सूरत में भी नक्सीर फूट जाती है। या फिर अगर हमारे टेम्परेचर में एकदम चेंज हो जाए, यानी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए या टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उस सूरत में भी नक्सीर फूट सकती है। बेसिक वजह यही है कि हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो चाहे एंटीरियर साइड से रप्चर करें या पोस्टीरियर साइड से रप्चर करें तो नतीजे के तौर पर नक्सीर फूट जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे जो घरेलू टोटके हैं वो तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिए और सब लोगों को ही पता होता है। तो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बेशुमार होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी वो तमाम की तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेमरेजिक कंडीशंस में इस्तेमाल होती है। अब वो हेमरेज कहीं से भी हो रहा है, अब वो वजाइना से हो रहा है, वो रेक्टम से हो रहा है, वो मुंह से हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हमारे जिस्म के किसी भी ऑर्फिस से अगर अखराज खून निकल होता है तो जो मेडिसिन हम वहाँ इस्तेमाल करवाते हैं वही मेडिसिन नक्सीर में इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा नक्सीर के लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं आएंगी। अखराज खून जिन जिन अद्वियात में पाया जाता है वहाँ वहाँ नक्सीर के लिए उन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले मेडिसिन का जिक्र करने से पहले मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बता दूं कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नक्सीर के लिए आज तक एक ही मेडिसिन को इस्तेमाल किया है। वो एक्यूट कंडीशन मेरे पास आई है, मेरे पास क्रॉनिक कंडीशन आई है, मेरे पास रिकरेंट केसेस आए हैं कि यानी नक्सीर जो है बार बार पलट कर आती है, नक्सीर का मर्द ठीक होने में नहीं आता है। तो वहाँ जो मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की है, ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी जो मेडिसिन की लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, जो टॉप मेडिसिन है जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आज तक नक्सीर के हवाले से फेरम फोस के अलावा किसी मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया। फेरम फोस हमारी वो बेहतरीन मेडिसिन है और मैं आगे चलने से पहले बता दूं कि मैं इसको लो पोटेंसी में इस्तेमाल करवाती हूँ, 6x में इस्तेमाल करवाती हूँ या 12x में इस्तेमाल करवाती हूँ। तो फेरम फोस हमारी वो मेडिसिन है जो आम नक्सीर को भी ठीक करती है, जो बार बार पलट कर आने वाली नक्सीर को ठीक करती है, जो नक्सीर जो है किसी वजह से भी फूट पड़ती है। और इस दवा को मैंने आज तक जहाँ भी इस्तेमाल करवाया है, मैंने एजेड लोगों में नहीं नक्सीर के लिए किसी दवा को इस्तेमाल करवाया। मैंने बच्चों में और यंग बच्चों में, छोटे बच्चों में और जो यंग एज के लोग बच्चे हैं, मैंने उनमें इस दवा को इंतहाई कामयाबी से अल्लाह के हुक्म से इस्तेमाल करवाया। तो ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है कि मैं फेरम फोस के अलावा कोई दूसरी दवा इस्तेमाल नहीं करवाती हूँ। बाकी जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं वो वही मेडिसिन हैं जो कहीं पे भी अखराज खून के हवाले से इस्तेमाल होती हैं। तो पहली जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है, जो हेड रेमेडी है हमारी, वो ब्राइनिया है। और ब्राइनिया का करेक्टरिस्टिक जिसकी बुनियाद पर हम ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाते हैं कि लीस्ट मूवमेंट जो है वो वर्स है। पेशेंट ज़रा सी भी हरकत करता है तो उसकी इलामात में ज़्यादती हो जाती है, वहाँ हम ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाते हैं। बेलाडोना है, बेलाडोना को इस्तेमाल करवाया जाता है। और मैंने जब लेक्चर किया था बेलाडोना का तो मैंने आपको बताया था कि बेलाडोना और फेरम फोस दोनों एक जैसी अद्वियात हैं, दोनों एक जैसे करेक्टरिस्टिक रखते हैं, दोनों मिलती जुलती अद्वियात हैं। तो अगर मैं फेरम फोस को इस्तेमाल करवा रही हूँ तो फेरम फोस के साथ बेलाडोना को भी इस्तेमाल करवाया जाता है कि बेलाडोना में भी इत्माए खून बहुत ज़्यादा होता है, सर की तरफ होता है, चेहरा सुर्ख होता है, इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। जो बेलाडोना के करेक्टरिस्टिक सिम्टम है वहाँ पर आप बेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी जो मेडिसिन हेमामेलिस है वो बहुत शोहरत रखती है नक्सीर के हवाले से।
اس دوا میں بھی اخراج خون کا رجحان پایا جاتا ہے اور نہ رکنے والا جو بلڈ ہے وہ اس دوا میں پایا جاتا ہے. بلڈ اگر ڈارک ہے اور کوگولیشن نہیں ہو رہی ہے یعنی جم نہیں رہا ہے خون تو وہاں پر ہم ہیمامیلس کو استعمال کرواتے ہیں. پھر ہماری فاسفورس وہ میڈیسن ہے جو اخراج خون کے لیے بہترین دوا ہے. جہاں کہیں اخراج خون پایا جاتا ہے وہاں فاسفورس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور نکسیر کیا ہے؟ اس میں نکسیر جو ہے پلٹ پلٹ کر واپس آتی ہے اور اگر یہ نکسیر ناک میں پولپ کی وجہ سے ہے تو بھی ہم فاسفورس کو استعمال کرواتے ہیں. پھر کروکس ہماری وہ میڈیسن ہے جس کو اس نکسیر میں استعمال کروایا جاتا ہے جہاں بلڈ جو ہے بہت ڈارک ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے اور جب ناک سے بہتا ہے تو ایک تار بناتا ہے. اب دیکھیں ڈارک اور بلیک ہونا اور تار بنانا، تو ان میں سے جو تار بنانا ہے وہ ہماری کس میڈیسن کا خاصہ ہے؟ ہماری دو میڈیسن ہیں جن میں ہماری یہ جو تار بنتی ہے، ایک کالی بائی کرومیم ہے اور دوسری ہائیڈراسٹس ہے. تو کالی بائی کرومیم کو بھی نکسیر میں استعمال کروایا جاتا ہے. آرنیکا ہماری وہ میڈیسن ہے جس کی وجہ شہرت کیا ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے وہاں پر ہم آرنیکا کو استعمال کرواتے ہیں. تو اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے یعنی بچہ دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے گر گیا یا اس کا سر کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس ٹکر کے بعد اس کی نکسیر پھوٹ اٹھی یا اس کا سر فرش کے ساتھ لگا یا کسی نے اس کے سر کے اوپر مکہ مار دیا، اس کو چوٹ لگی اور اس کے بعد جو ہے نکسیر پھوٹ پڑی، تو وہاں ہم جس دوا کا استعمال کرواتے ہیں وہ آرنیکا ہے. اسی طرح کاربوویج کو استعمال کروایا جاتا ہے، چائنا کو استعمال کروایا جاتا ہے. چائنا کو اس وجہ سے بھی استعمال کروایا جاتا ہے کہ اگر نکسیر بہت زیادہ بہتی ہو اور اس کے بعد کمزوری آ رہی ہو تو پھر چائنا کو استعمال کرواتے ہیں. کاربوویج کا اپنا کریکٹرسٹک ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اس میں وائٹل ہیٹ کی کمی ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ پنکھا کرنا چاہتا ہے، اس کو پنکھا کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اور کاربوویج میں جو بلیڈنگ پائی جاتی ہے وہ پیسو بلیڈنگ پائی جاتی ہے. ہماری کچھ میڈیسنز ہیں جیسے فیرمفوس، سبائنا اور ایپیکاک، ان میں ایکٹیو بلیڈنگ پائی جاتی ہے یعنی خون بڑی تیزی کے ساتھ بہتا ہے. اور کاربوویج ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں پیسو بلیڈنگ پائی جاتی ہے، خون رستا ہے. ایکٹیو ہوتا ہے تیزی کے ساتھ بہنا، پیسو ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کا چلنا. تو کاربوویج میں جو بلیڈنگ پائی جاتی ہے وہ پیسو بلیڈنگ پائی جاتی ہے. پھر لیکسز ہماری بہترین دوا ہے، یہ بھی اخراج خون کی ادویات میں سے ایک دوا ہے ہماری. اس کا بھی جو بلڈ ہوتا ہے وہ بہت بلیک ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے. اور اگر سن یاس کے زمانے میں نکسیر پھوٹتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابو 50 to 80 کے درمیان جو لوگ ہیں اگر انہیں نکسیر پھوٹتی ہے تو خواتین میں اگر سن یاس کے زمانے میں نکسیر پھوٹتی ہے تو پھر ہم لیکسز کو استعمال کرواتے ہیں. ایپیکوک ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں پرفیوز بلیڈنگ پائی جاتی ہے. ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ریڈ برائٹ پرفیوز بلیڈنگ پائی جاتی ہے، ایپیکوک میں پائی جاتی ہے، ملیفولیم میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو میڈیسن ہے ٹریلیم ہماری میڈیسن ہے اس میں بلیڈنگ پائی جاتی ہے. پھر ہماری میڈیسن جو ہے سبائنا ہماری میڈیسن ہے اس میں بھی بڑی پرفیوز ریڈ برائٹ بلیڈنگ پائی جاتی ہے. تو بلیڈنگ کہیں سے بھی ہو رہی ہو، اگر آپ کو کریکٹرسٹک مل رہا ہے تو وہاں آپ ان ادویات میں سے کسی بھی دوا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ہماری ادویات ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور دیکھیں اگر آپ کو کلکیریا کارڈ کا کانسٹیٹیوشن مل رہا ہے تو آپ کلکیریا کارڈ کو استعمال کروا لیجئے. اگر رات کے وقت نیند کے دوران نکسیر پھوٹ رہی ہے تو مرک سال کو استعمال کروا لیجئے. بواسیر کے دب جانے کی وجہ سے اگر نکسیر پھوٹ رہی ہے تو آپ نکس وامیکا کو استعمال کروا لیجئے. تو ہماری بہت ساری میڈیسنز ہیں جن کو ہم ان کے کریکٹرسٹک سمٹم کے اوپر استعمال کرواتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر خون چمکدار اور سرخ ہے تو فیرمفوس ہے، ملیفولیم ہے، ایپیکوک ہے، سبائنا ہے، ان میڈیسن کو ہم استعمال کرواتے ہیں. تو آپ کریکٹرسٹک سمٹم کے اوپر کوئی بھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن میں نے کلینکلی آپ کو اپنا
तजर्बा बताया है कि मैंने आज तक फेरमफॉस को ही इस्तेमाल करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी से कामयाबी मिली है। आप अपने पेशेंट के मुताबिक किसी भी दवाई की सिलेक्शन कर सकते हैं। आप दवाई को 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कुछ मेडिसिन हैं जैसे मिलीफोलियम है, ट्रिलियम है, फिर उसके बाद हेमामेलिस है और एक दो और हमारी मेडिसिन हैं जिनको हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप चाहें तो मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाइए, आप चाहे तो इन्हीं की पोटेंसीज इस्तेमाल करवा लीजिए, वो आपकी अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। शुक्रिया।